सुनो माधव, तुमने मुझसे जो उधार लिया था वो चुका दो, नहीं तो मैं तुम्हारी घर की सारी जमीन ले लूंगा। जमींदार साहब, आप तो जानते हैं मेरे पास उस झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन आप वो भी मुझसे लेना चाहते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ कि तुम चूड़ियाँ बेचो और वो जमीन मुझे दे दो और तुम बेफिक्र रहो। मैं देवपुर गांव में माधव नाम का चूड़ियाँ बेचने वाला रहा करता था। माधव अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था और गांव में जगह जगह चूड़ियाँ बेचता था और थोड़े बहुत पैसे कमाया करता था। एक दिन माधव अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं चूड़ियाँ लाने शहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। तब माँ कहती है, ठीक है बेटा, आराम से जाना और शाम तक घर लौट आना और शहर में इधर उधर मत घूमना, शहर के लोग ठीक नहीं होते। माधव गांव से शहर के लिए निकल जाता है और दोपहर तक शहर पहुंचकर बाजार से चूड़ियाँ लेकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। वो रास्ते से जा रहा था कि तभी रास्ते में माधव को एक मूर्ति पड़ी मिली। वो पास जाकर देखता है तो मूर्ति के सर पर लगा हुआ ताज चमक रहा था। माधव को मूर्ति देखकर हैरान हो गया। फिर माधव ने उस मूर्ति को अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है, अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है और इसका ताज तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसे अपने साथ घर ले जाता हूँ, माँ देखकर बहुत खुश होगी। माधव उस मूर्ति को अपने साथ घर ले आया। माधव को जोर की भूख लगी थी। वो पहले अपनी माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाता है, फिर थोड़ी देर बाद मूर्ति निकालकर माँ को दिखाते हुए बोला, माँ, ये देखो, मुझे रास्ते में ये क्या मिला। माँ बोली, ये क्या है? एक मूर्ति? ये कहाँ से आई बेटा? तुझे कितनी बार कहा है ऐसे रास्ते पर लावारिस कुछ भी पड़ा हो मत उठाया कर। फिर माधव बोला, देखो तो माँ, ये मूर्ति कितनी सुंदर है। माधव बेटा, सापित और जादू टोने वाली चीज तो सुंदर ही दिखती है, तू ये मूर्ति बाहर रख दे। तब माधव बोला, लेकिन माँ। फिर माधव की माँ ने कहा, आगे कुछ नहीं, ये मूर्ति बाहर फेंक कर आ। फिर माधव ने कहा, ठीक है, फेंक देता हूँ। माधव बाहर आ गया, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं कर रहा था कि उस मूर्ति को फेंक दे, क्योंकि वह मूर्ति उसे बहुत पसंद आ रही थी। वह अपनी माँ की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए उसने मूर्ति का ताज निकाला और मूर्ति को दूसरी तरफ फेंक दिया। अगले दिन माधव चूड़ियाँ बेचने जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा माधव, मैंने तुझसे कहा था ना कि मूर्ति बाहर फेंक दे, ये क्या है? तूने अभी तक मेरी बात नहीं मानी। फिर माधव बोला, माँ, ये क्या कह रही हो? मैं तो मूर्ति फेंक चुका था। फिर माँ बोली, अच्छा, तो फिर ये क्या है? माधव की माँ मूर्ति लेकर बाहर आई तो माधव ने कहा, माँ, ये मूर्ति तो मैंने बाहर फेंक दी थी, ये अंदर कहाँ से आई? फिर माँ बोली, तू भूल गया होगा, ले इसे तालाब में फेंकते हुए जाना। फिर माधव ने कहा, ठीक है, लाओ। माधव ने मूर्ति ली और घर से बाहर लेकर गया और रास्ते में चलते चलते वो सोचने लगा कि मूर्ति अंदर कैसे आई, इसका ताज नहीं है, मूर्ति तो मैंने सच में बाहर फेंक दी थी, फिर मूर्ति जादुई तो नहीं। ऐसा सोचते ही वो आगे चला जा रहा था। फिर वो एक पेड़ के पास आकर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उस मूर्ति को मिट्टी में दबा देता है और कहता है कि अब ये मूर्ति वापस नहीं निकल पाएगी। माधव वहाँ से चला गया और गांव-गांव चूड़ियाँ बेचने लगा। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ महिलाएं चूड़ियाँ लेने माधव के पास आई। सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दीजिए। तभी जैसे ही माधव चूड़ियाँ निकालने के लिए बक्सा खोलता है
तो वह मूर्ति उस बक्से के अंदर से निकलती है। माधव यह देखकर बहुत घबरा जाता है। माधव यह सोचते हुए उसी जगह पर आ गया जहाँ उसने मूर्ति दफनाया था। उसने मिट्टी खोद कर देखने लगा, लेकिन उसे मूर्ति कहीं नहीं मिला। माधव वहीं बैठ गया और अपने बक्से से मूर्ति निकालकर सामने रख दिया और बोला, ये मूर्ति मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? माधव चिंता में पड़ गया और यह सब वो सोच ही रहा था कि तभी वो मूर्ति हंसने लगी। तो बोली, क्या हुआ माधव, इतना घबरा क्यों रहे हो? तब माधव ने कहा, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? तब मूर्ति बोली, अरे नीचे देखो, मैं हूँ। माधव नीचे देखा तो मूर्ति में से आवाज आ रही थी। फिर माधव ने कहा, तुम बोल सकती हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? फिर मूर्ति बोली, अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, बस तुम मेरी बात सुनो। फिर माधव ने कहा, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? फिर मूर्ति बोली, अच्छा ठीक है, मत सुनो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें उस छोटे से घर में रहना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें रोज गांव-गांव घूमकर चूड़ियाँ बेचना और पैसा कमाना अच्छा लगता है? माधव बोला, नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे ऐसा काम करना पड़ता है। फिर मूर्ति बोली, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर सकती हूँ। माधव बोला, सच में? लेकिन कैसे? फिर मूर्ति बोली, पहले मुझे मेरा ताज वापस करो। माधव ने मूर्ति का ताज वापस कर दिया और मूर्ति हवा में उड़ने लगी। माधव से बोली, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ और अगर तुमने चौथी इच्छा मांगी तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर माधव ने पूछा, वह कीमत क्या है? वो कीमत तुम्हें इच्छा बताने के बाद ही मालूम होगा, लेकिन 3 इच्छाओं की कोई कीमत नहीं। फिर माधव बोला, अच्छा ठीक है, मैं अपनी 3 इच्छाएं मांगना चाहता हूँ। मूर्ति बोली, ठीक है, मांगो, लेकिन याद रखना सिर्फ 3 इच्छा। माधव बोला, ठीक है, मेरी पहली इच्छा है कि मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, वो ठीक हो जाए। मेरी दूसरी इच्छा है, मेरी चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं बिकती, वो ज़्यादा बिकने लगी। और मेरी तीसरी इच्छा है, मुझे चूड़ियों का एक बड़ा सा दुकान दे दो। फिर मूर्ति बोली, ठीक है, ये सब तुम्हें घर जाते ही मिल जाएगा। और कोई इच्छा? माधव बोला, नहीं, और कोई इच्छा नहीं है। मूर्ति बोली, ठीक है। बाद माधव ने मूर्ति को बक्से में रखा और घर आ गया। घर आते ही वो देखता है कि उसके घर के बाहर उसकी चूड़ियाँ खरीदने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं और उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई है। माधव को घर आता देख उसकी माँ बोली, बेटा ये सब क्या हो रहा है? आज मेरी तबीयत ठीक भी लग रही है और तुम्हारी चूड़ियाँ खरीदने के लिए लोग घर पर आ रहे हैं, और तुमने चूड़ियों की दुकान कब खरीद ली, बताया नहीं? तब माधव बोला, माँ मैं ये दुकान कब से खोलना चाह रहा था, मैंने दुकान के आधे पैसे दे दिए हैं, बाकी के पैसे धीरे धीरे दे दूंगा। कुछ दिन बीतने के बाद इधर जमींदार को माधव की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। जमींदार सोचने लगा कि अचानक माधव के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो एक बड़ा सा दुकान खरीद सके। जमींदार को माधव पर शक हुआ और वो चुपके से माधव के घर उसे देखने चला गया। तभी माधव ने उस मूर्ति को बक्से से निकाला। तभी मूर्ति ने माधव से पूछा, क्यों माधव, बहुत दिनों बाद मेरी याद आई, क्या तुम चौथी इच्छा मांगना चाहते हो, मगर उसकी कीमत लगेगी? माधव ने कहा, नहीं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये सारी बातें जमींदार छुपकर सुन रहा था। उसे सारी बातें पता चल जाती है और माधव के जाते ही वो चुपके से
उस बक्से को चुरा लेता है और अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में चलते चलते उस बक्से से आवाज आई, सेठ दीनानाथ। अपना नाम सुनकर सेठ घबरा गया। तभी मूर्ति बक्से से बाहर आ गई। बोली कि तुम मुझसे 3 इच्छा मांग सकते हो और चौथी इच्छा की कीमत लगेगी। तभी सेठ लालच में आकर बोलता है, मेरी पहली इच्छा है कि मेरा घर महल की तरह बन जाए। दूसरी इच्छा, मेरे घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात आ जाए। तीसरी इच्छा, मेरे घर में बहुत सारे नौकर मेरी सेवा करने के लिए रहे। और चौथी इच्छा, मुझे एक सुंदर सी स्त्री दे दो जिससे मैं विवाह करूँगा। तभी मूर्ति ने कहा, ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें घर जाते ही मिल जाएगी। और तभी जमींदार घर आता है तो वह उसके घर की जगह राजमहल होता है। उसके राजमहल में सोने चांदी हीरे मोती ढेर सारे नौकर चाकर और एक सुंदर स्त्री होती है। और तभी जैसे ही जमींदार उस सुंदर स्त्री को हाथ लगाने जाता है तभी वहाँ पर मूर्ति आ जाती है। सबसे पहले चौथी इच्छा की मेरी कीमत मुझे दे दो। फिर जमींदार कहता है, मांगो, क्या कीमत चाहती हो। तभी मूर्ति कहती है, मैं तुम्हें खाऊंगी। यह सुनकर जमींदार बहुत डर जाता है और मूर्ति उसे खा जाती है। कहती है कि लालच बुरी बला है और इतना कहकर मूर्ति वहाँ से चली जाती है। इधर माधव को सारी बातों का पता चल जाता है और वो अपनी माँ को ये सारी बातें बतला देता है। फिर उसकी माँ कहती है कि बेटा, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है।